के पास ऑलरेडी 2 परमाणु पनडुब्बियां ऑलरेडी हैं, जो अरिहंत है और अरिघात है। अरिदमन आ रहा है, यानी भारत की वो परमाणु पनडुब्बियां जो अरब सागर से लेकर हिंद महासागर, साउथ चाइना सी कहीं भी हो सकती हैं। वहां से न्यूक्लियर अटैक किया जा सकता है पाकिस्तान से लेकर चीन के किसी भी हिस्से में। मतलब जमीन के जरिए किसी भी देश पर परमाणु हमला करने की क्षमता रखते हैं। हमारे पास राफेल और सुखोई जैसे विमान हैं जो हवा से परमाणु हमला करने की क्षमता रखते हैं। हमारे पास आईएनएस अरिहंत, अरिदमन और अरिघात हैं और भारत के पास K4 जैसी बैलिस्टिक मिसाइल है। जब सामने वाला आप पर न्यूक्लियर अटैक करेगा तो उसे इस बात का अंदाजा जरूर होगा कि आप भी जरूरी कार्रवाई मतलब जवाबी कार्रवाई करेंगे। आईएनएस अरिघात भारत का वो हथियार जिसका नाम सुनकर पाकिस्तान और बीजिंग दोनों ही परेशान हैं। भारत का वो हथियार जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर थ्रेट को, पाकिस्तान से के अलावा चीन के न्यूक्लियर थ्रेट को एक बड़ी चुनौती देता है। भारत की सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को मजबूती देता है, यानी दुश्मन जब भारत पर न्यूक्लियर अटैक करने की सोचेगा उस समय उसे भारत के अरिदमन, भारत के अरिहंत, भारत के अरिघात के बारे में सोचना पड़ेगा। यानी भारत की वो परमाणु पनडुब्बियां जो अरब सागर से लेकर हिंद महासागर, साउथ चाइना सी कहीं भी हो सकती हैं और वहां से न्यूक्लियर अटैक किया जा सकता है पाकिस्तान से लेकर चीन के किसी भी हिस्से में। दर्शकों, हम भारत की उस सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की बढ़ती क्षमता, उसके महत्व और आईएनएस अरिदमन जिसकी अगले 1-2 महीने के अंदर जो इंडियन नेवी के अंदर इंडक्ट होने वाला है, इस कहानी को बताने जा रहे हैं। दूसरा ये कि भारत सबमरीन्स की दुनिया में, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स की दुनिया में क्या कुछ हासिल कर रहा है और हम आने वाले समय में किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जब आप ये सुनेंगे तो आपको इंडियन आर्म डिफेंस फोर्सेस पर बेहद गर्व होगा, भारत की डीआरडीओ पर और भारत की स्वदेशी तकनीक पर बेहद गर्व होगा। दुनिया के किसी भी ताकतवर देश की नेवी कितनी ताकतवर है, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि उस नेवी के पास कितने सबमरीन्स हैं और उन सबमरीन्स में से भी कितने ज्यादा सबमरीन्स वो जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स हैं। न्यूक्लियर पावर होने का मतलब यह है कि एक पनडुब्बी, जिसमें डीजल वाली नहीं, जो परमाणु क्षमता वाली है, एक पनडुब्बी अगर एक बार चली तो वो सालों तक सरफेस पे नहीं आएगी। उसके पास ये क्षमता है कि वो सालों तक अपने किसी भी ठिकाने पर वो कहां है किसी को पता भी नहीं लगेगी और उसको ईंधन भरवाने के लिए बार बार ऊपर आने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, जैसा आमतौर पर डीजल पावर्ड इंजन के साथ किया जाता है कि उनको 3-4 महीने में एक बार रिफ्यूलिंग के लिए डॉक पर आना पड़ता है। लेकिन परमाणु पनडुब्बियों के साथ यह है कि वो परमाणु क्षमता के साथ संचालित होती हैं, इनको बार बार सरफेस पर नहीं आना पड़ता और ये रिकॉन मिशन से लेकर किसी भी तरह की मिशन को आसानी से बगैर ऊपर आए, बगैर दुश्मन की नजर में आए, उस पूरी कहानी को अंजाम दे सकते हैं। तो भारत की सबमरीन्स की ताकत पर तो बहुत वीडियो हम लोग कर चुके हैं, लेकिन आज केवल भारत के एक खास प्रोजेक्ट, अरिहंत प्रोजेक्ट, और खासकर ये जो तीसरी सबमरीन भारत में इंडियन नेवी में इंडक्ट हो रही है, आईएनएस अरिदमन, हम इस पर बात करने वाले हैं। अरिहंत क्लास की ये तीसरी सबमरीन है जिसका वजन करीब 7000 टन है और ये कैसे भारत की सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को बढ़ा देगा, कैसे भारत की बढ़ती सबमरीन्स की ताकत पाकिस्तान और चीन को परेशान कर रही है, हम आपको ये भी समझाएंगे। पहले इस सबमरीन की कैपेबिलिटीज पर बात कर लेते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि इसके सी ट्रायल्स पूरे हो चुके हैं और इसका इंडक्शन अप्रैल या मई के महीने में इंडियन नेवी में कर दिया जाएगा। भारत के पास पहले से आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात ऑलरेडी इंडक्टेड है, जिनके पास अगर आप लंबी दूरी मिसाइलों की क्षमता की बात करें, आईएनएस अरिहंत में K4 की 4 मिसाइलें लगाई जा सकती हैं जिनकी रेंज जो है 3500 किलोमीटर तक है। वैसे ही आईएनएस अरिघात की जब बात करें तो आईएनएस अरिघात में भी K4 की 4 मिसाइल जो हैं इंडक्ट की जा सकती हैं, परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल्स, और इससे भी भारत परमाणु हमला कर सकता है। तीसरा आईएनएस अरिदमन। आईएनएस अरिदमन की बात करें तो इसकी क्षमता सीधे डबल हो जाती है आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात से। इसका वजन करीब 7000 टन है और इसके अंदर K4 की मिसाइल
8 की संख्या में लगाई जाएंगी। K4 मिसाइल्स का मतलब यह है कि भारत चीन से लेकर पाकिस्तान तक समंदर के किसी भी हिस्से से हमला कर सकेगा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, K4 की 8 SLBMs लगाई जा सकती हैं। सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात है। वैसे ही K15 की 24 मिसाइल्स, यानी इसकी मारक क्षमता बेहद बढ़ जाती है। यानी अगर अरिहंत या फिर अरिघात की बात करें, उससे आने वाले INS अरिदमन की क्षमता लगभग दोगुनी है। और इसमें एक से एक हथियार, खासकर भारत की बात करें जो न्यूक्लियर ट्राइड नेशन है। न्यूक्लियर ट्राइड क्या होता है? न्यूक्लियर ट्राइड वो देश होता है जो देश किसी भी दुश्मन देश पर या किसी देश पर 3 तरीके से परमाणु हमला करने की क्षमता रखता है। हम थल सेना के जरिए, मतलब जमीन के जरिए किसी भी देश पर परमाणु हमला करने की क्षमता रखते हैं। हमारे पास राफेल और सुखोई जैसे विमान हैं जो हवा से परमाणु हमला करने की क्षमता रखते हैं। हमारे पास INS अरिहंत, अरिदमन और अरिघात हैं। और भारत के पास K4 जैसी बैलिस्टिक मिसाइल है जो दुनिया के किसी भी हिस्से से दागी जा सकती है अपने एडवर्सरीज पर, जिसकी क्षमता करीब 3500 किलोमीटर है। और यही सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को बढ़ावा देता है। अब आते हैं सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी क्या है। भारत की यह न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है कि हम किसी भी देश पर पहले परमाणु हमला नहीं करेंगे। अब यहीं से कहानी आगे बढ़ती है कि संभव करिए कि आपके देश पर न्यूक्लियर अटैक हो गया। जब सामने वाला आप पर न्यूक्लियर अटैक करेगा तो उसे इस बात का अंदाजा जरूर होगा कि आप भी जरूरी कार्रवाई, मतलब जवाबी कार्रवाई करेंगे। तो संभवतः वो आपके तमाम न्यूक्लियर आर्सेनल असेट्स पर हमला करेगा, जैसे वायुसेना के सैन्य अड्डे या फिर तमाम तरीके के थल सेना के जितने सैन्य अड्डे होंगे उन पर हमले होंगे। वो अपनी तरफ से आपकी जवाबी कार्रवाई को नुकसान पहुंचाने की पुरजोर कोशिश करेगा कि जब उसने न्यूक्लियर अटैक कर दिया तो आप न्यूक्लियर अटैक कर सकने लायक ही ना हो। और यहीं से कहानी शुरू होती है सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की। वो ये, जब हमारे जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं जिनकी क्षमता हम बढ़ा रहे हैं लगातार, और यहीं से प्ले में आती है इंडियन नेवी। क्योंकि आप, हो सकता है जो हमारे असेट्स हैं एयरफोर्स के या फिर थल सेना के, आप उन असेट्स पर हमला कर सकते हो, हमारे मिसाइल के जखीरों पर हमला हो सकता है। लेकिन समंदर के नीचे अरिहंत या अरिघात या अरिदमन कहां पर है, किस इलाके में है, आपको पता ही नहीं लगेगा। और यही एक बड़ा खेल है जो दुश्मन को इस बात के लिए सोचने पर बार बार मजबूर करेगा कि जब आप भारत पर न्यूक्लियर अटैक करेंगे, परमाणु हमला करेंगे, तो भारत की जवाबी कार्रवाई, जो सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी भारत के पास है, उसके साथ भारत आपके साथ क्या करेगा वो सोचने की क्षमता शायद आपके पास नहीं होगी। वो सोचकर दुश्मन की रूह कांप जाएगी कि फिर जब आपने पहला थप्पड़ चलाया तो फिर ये मत देखो कि सामने से सामने वाला कितने थप्पड़ मारेगा, कितने जूते मारेगा, कितने लाठी मारेगा, ये तो उसके ऊपर है। और यही चीज आती है सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी में, जहां इंडियन सबमरीन्स प्ले में आती है। ये बेहद कम नॉइज करते हुए, एकदम स्टेल्थ तकनीक के साथ अपने काम को अंजाम दे सकती हैं। यानी दुश्मन को कहीं से भी निशाना बनाया जा सकता है। जैसा आप ये देख रहे हैं, वो चाहे हम बंगाल की खाड़ी से करें, इंडियन ओशन से करें या फिर अरबिक सागर से करें। ये पनडुब्बियां कहां होंगी, किस जगह होंगी, किस सागर में होंगी, हिंद महासागर में होंगी, बंगाल की खाड़ी में होंगी, कि साउथ चाइना सी में होंगी या फिर अरबियन सी में होंगी, दुश्मन को अंदाजा ही नहीं होगा, क्योंकि इनको डिटेक्ट कर पाना मुश्किल है। और पाकिस्तान के पास ये कैपेबिलिटी है ही नहीं कि वो इंडियन सबमरीन्स को डिटेक्ट कर सके, उनके इलाके या फिर उनके ठिकानों का पता लगा सके। और यही जो है चीज परेशानी खड़ी करता है दुश्मन के लिए कि जब आप ये भाषण करते हैं कि हम इंडिया पर न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो वो ये सोचकर कांप जाते हैं कि चलाने को तो हम चला दें, लेकिन फिर उधर से जो जवाब होगा, अगर वो ये भी सोच लें कि भारत के 2 तरीके, थल सेना जो अटैक करेगी और दूसरा जो एयरफोर्स के जरिए हो सकता है, अगर वो इन दोनों भी तरीकों को न्यूट्रलाइज कर ले, फिर भी इंडियन नेवी को रोकना नामुमकिन है। और फिर जब एक एक पनडुब्बी के अंदर जहां K4 जैसी मिसाइलें 8 से लेकर 12 तक हैं, तो फिर
पाकिस्तान के लिए 2-4 मिसाइल परमाणु काफी है मेरे भाई। और इसी को कहते हैं सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, जहां दुश्मन आपको न डिटेक्ट कर पाएगा, न समझ पाएगा कि हमला हो कहां से रहा है, और जब तक दुश्मन जवाबी हमले की कार्रवाई की तैयारी कर रहा होगा तब तक उस पर हमला हो चुका होगा। उसे समझ ही नहीं आएगा कि किस हिस्से से मिसाइल उसके ऊपर गिर गया। इसी को कहते हैं सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। अब सवाल है अरिदमन के अंदर क्या क्या है जो आपको समझना चाहिए। इसका कोड नेम है S4, वजन करीब 7000 टन, लंबाई करीब 130 मीटर, 83 मेगावाट स्वदेशी लाइट वाटर रिएक्टर इसके अंदर लगा हुआ है। अप्रैल मई में कमिश्निंग होने वाली है। सी ट्रायल्स इसके पूरे हो चुके हैं। इसको बनाया है L&T ने और शिप बिल्डिंग सेंटर विशाखापत्तनम ने। अरिदमन का संस्कृत अर्थ है दर्शकों, शत्रुओं का संहार करने वाला या हमेशा विजयी होने वाला। मैंने आपको बताया इसके अंदर 24 के 15 मिसाइलें, यानी जिसकी रेंज करीब 750 किलोमीटर है। इसके अलावा 8K4 मिसाइल्स जिसको करीब 3500 किलोमीटर की रेंज है। भविष्य में इसमें K5 भी लगाए जाएंगे जिनकी रेंज 5000 किलोमीटर से 6000 किलोमीटर होगी। और अरिहंत और अरिघात में या अरिदमन में क्या फर्क है ये समझ लीजिए। जो मौजूदा समय में हमारे पास अरिहंत है और अरिदमन जो आने वाला है, अरिदमन अरिहंत के मुकाबले ज्यादा स्टेल्थ तकनीक वाला है। इसकी आवाज बेहद कम है, डिटेक्ट हो पाने की क्षमता यह बेहद कम कर देता है जहां तक इसके डिटेक्शन की सवाल है। अब सवाल यह है कि जो मैं सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी आपसे कह रहा था ये क्यों जरूरी है। हम न्यूक्लियर ट्राइड नेशन है, ये आपको पता है। दुनिया में कुछ ही देश ऐसे हैं जो न्यूक्लियर ट्राइड वाले देश हैं, वो चाहे अमेरिका है या फिर चीन है या रूस है और भारत है। न्यूक्लियर ट्राइड का मतलब सिंपल है कि 3 तरीके से हम दुश्मन पर न्यूक्लियर परमाणु हमला कर सकते हैं। और नेवी की क्षमता धीरे धीरे बढ़ानी इसीलिए जरूरी है क्योंकि यहां यह तय हो जाता है कि हमारी सेकेंड स्ट्राइक यानी दुश्मन पर जवाबी हमला करने की तैयारी को किसी भी हाल में दुश्मन न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता है। मैंने आपको जैसा बताया, आप बे ऑफ बंगाल में अपने परमाणु पनडुब्बियों को रखोगे या साउथ चाइना सी में रखोगे या फिर हिंद महासागर में रखोगे या अरबियन सी में रखोगे, ये आपके ऊपर है। परमाणु पनडुब्बियां जो महीनों तक सरफेस पर आती ही नहीं है, समंदर से बेहद कई किलोमीटर नीचे चलती हैं, उनको डिटेक्ट कर पाना बेहद मुश्किल है और वो लंबे समय तक एक ही जगह बने रह सकती हैं बगैर शोर मचाए और दुश्मन पर निगरानी के साथ साथ हमले की पूरी कहानी रच सकते हैं। इनका डिटेक्शन बेहद मुश्किल होता है और यही कारण है कि जब भी किसी देश पर, भारत जैसे देश पर कोई देश ये सोचे कि हम न्यूक्लियर अटैक करें, उनके लिए ये मुश्किल है कि उनको पहले यही नहीं समझ में आएगा कि उन पर अगर हमला हुआ तो फिर वो अपना बचाव कैसे करेंगे। मैंने आपको बताया वो एयरफोर्स के एयर जो भी आपके पास असेट्स हैं शायद उनको न्यूट्रलाइज कर लें या फिर आपकी आर्मी के पास जो असेट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज कर लें, लेकिन नेवी जब प्ले में आएगी तो फिर बर्बादी तय है। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि वो चाहे भारत की जो SSBN जितनी भी पनडुब्बियां हैं और भारत की जो मिसाइल कैपेबिलिटी है, बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी है, वो चीन और पाकिस्तान दोनों को परेशान कर रही है। भारत के पास ऑलरेडी 2 परमाणु पनडुब्बियां ऑलरेडी हैं जो अरिहंत है और अरिघात है। अरिदमन आ रहा है अगले साल, एक और जिसका कोड नेम S4 ही है, एक और परमाणु पनडुब्बी जो है इंडियन नेवी को मिलने जा रही है नेक्स्ट ईयर। यानी भारत एक साथ करीब 4 परमाणु पनडुब्बियों का संचालन इंडियन वाटर से लेकर साउथ चाइना सी जहां चाहे वहां कर सकता है और भारत की पनडुब्बी कैपेबिलिटी बढ़कर हो जाएगी 20। अभी अप्रैल मई में अभी भारतीय नेवी के पास 19 पनडुब्बियां हैं और अरिहंत क्लास की 2 पनडुब्बियां जो परमाणु पनडुब्बियां हैं, ये तीसरी परमाणु पनडुब्बी शामिल होगी। और यही कारण है कि चीन और पाकिस्तान दोनों परेशान हैं। उनको ये पता है कि आने वाले समय में इंडियन नेवी के पास राफेल्स होंगे और राफेल जहां पर इंडियन नेवी को पूरे के पूरे इलाके में एयर स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी को बढ़ा देंगे, ऑपरेशनल जो है गति को बढ़ा देंगे। दूसरी तरफ अरिहंत जैसे, अरिदमन जैसे परमाणु पनडुब्बियां लगातार जब इंडियन नेवी में शामिल होंगी तो पाकिस्तान जो केवल धमकी देता है कि हमारे पास परमाणु बम है, हमारे पास न्यूक्लियर बम है, वो शायद अब धमकी देने लायक भी नहीं बचेगा क्योंकि आने वाले समय में 2030 तक भारत का प्लान यह है जहां भारत S5 सीरीज के
S5 सीरीज के न्यूक्लियर सबमरीन्स को इंडियन नेवल बेस पर और इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल करेगा, जिनका वजन करीब करीब 15,000 टन से ज्यादा होगा, और जिसके अंदर K4 जैसी मिसाइल्स की अगर हम बात करें तो 30 से ज्यादा K4 जैसी मिसाइल्स को इंडक्ट किया जा सकता, और यह बेहद खतरनाक है चीन और पाकिस्तान जैसे देश को लिए। दर्शकों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।